बेटा मेंडल ने जो नियम दिए थे प्रभाविता का और पृथक्करण का और स्वतंत्र व्यूहन का नियम, तो उन नियमों की बार बार खोज होती रही। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पर इन एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग पौधों पर करके देखते रहे। तो एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, और इन्होंने मेंडल के नियमों की फिर से खोज कर रहे थे। तो प्रभाविता का जो नियम मेंडल जी ने दिया उसको ये गुलाबांस के पौधे पर कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि मेंडल ने जो बात बताई थी वो वाली बात थोड़ी थोड़ी सी लागू हो रही है और थोड़ी थोड़ी सी लागू नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभाविता का जो नियम है वो पूरी तरीके से लागू भी नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं है बिल्कुल लागू ना हो रहा हो। यानी प्रभाविता लागू तो हो रही है लेकिन पूर्ण नहीं, कैसी, अपूर्ण। इसी को अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो आपने कहानी बता दी, थोड़ा ढंग से बताइए। भाई ढंग से मैं बता रहा हूँ, समझिए। सन 1903 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने प्रभाविता के नियम को चेक करने के लिए गुलाबांस के पौधे को लिया और उस गुलाबांस के पौधे पर अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि गुलाबांस का जो पौधा है उसे दो तरीके के उसमें पुष्प थे, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। तो उन्होंने लाल पुष्प वाले पौधे का सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराया और संकरण करा करके उनकी संतान पैदा कराई, यानी अगली जनरेशन मीन्स अगली पीढ़ी के बच्चे यानी ऑफ स्प्रिंग यानी संतान पैदा कराई। तो जो मेंडल जी ने बताया था कि जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में संकरण कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में सारे संकर पौधे प्राप्त होंगे, यानी हाइब्रिड मिलेंगे, क्योंकि जो संतान है उसमें लाल रंग का भी जीन जाएगा और सफ़ेद रंग का भी जीन जाएगा। लेकिन लाल रंग का जो जीन होता है वो सफ़ेद रंग के जीन पर प्रभावी होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग अप्रभावी है और लाल रंग प्रभावी है। यानी रेड कलर इज डोमिनेंट एंड वाइट कलर इज रिसेसिव। यानी पहली पीढ़ी में हमको दिखाई कौन सा देगा? केवल प्रभावी रंग। इसी को तो प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन जब गुलाबांस पर यह काम किया गया तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे जो थे वो ना सफ़ेद रह गए ना लाल रह गए, बल्कि ऐसे पौधे बने जिनके पुष्प सब गुलाबी कलर यानी पिंक कलर के थे। कहने का मतलब कि प्रभावी वाला अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा था, अप्रभावी वाला लक्षण अपने उस प्रभावी वाले को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दे रहा था। और इस तरीके से दोनों प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिल गए और मिलकर के कोई उनके बीच की यानी इंटरमीडिएट स्टेज निकल के आ गई, दोनों के बीच की अवस्था निकल के आ गई, और जिससे लाल और सफ़ेद मिलकर के उनकी ब्लेंडिंग हो गई, उनकी मिक्सिंग हो गई, और कौन सा कलर प्राप्त हो गया? गुलाबी रंग के सारे पौधे प्राप्त हो गए। इस पूरे नियम को हम लोग कुछ कुछ प्रभाविता जैसा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, इसीलिए इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब मैं कुछ आपको बेसिक बातें और बता दूं। एक तो ये समझिए कि जो गुलाबांस का पौधा है जिस पर कार्ल कोरेंस अपना प्रयोग कर रहे थे, तो जो गुलाबांस का पौधा है इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? गुल ए वांस। ठीक है। इसी पौधे को हम लोग 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाबांस के पौधे का दूसरा नाम क्या है? 4 o'clock प्लांट, यानी 4 बजे का पौधा, है ना? ठीक। इस पौधे का वानस्पतिक नाम जरा समझिए क्या है। तो इस पौधे का जो वानस्पतिक नाम होता है बेटा वो होता है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम होता है? मिराबिलिस जलापा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये नियम कब दिया? सन 1903 में। जिन्होंने ये नियम दिया उनका नाम क्या है भाई? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। ठीक। तो कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम दिया, और ये कहाँ के थे बेटा? जर्मनी देश के थे।
किस पौधे पर प्रयोग किया? गुलाबांस पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? गुलेबांस। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? फोरोक्लाक प्लांट। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा। ठीक, अब ये समझिए कि इन्होंने जो प्रयोग किया उसे रेखा चित्र के द्वारा हम कैसे समझा सकते हैं। तो मैं आपको रेखा चित्र के द्वारा भी ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये सारी चीज़ें समझ ली आपने, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब रेखा चित्र बनाएंगे कि आखिर इन्होंने सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प वाले गुलाबांस के पौधों को आपस में संकरित कराया, यानी उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो आखिर उनके संकरण के बाद पहली पीढ़ी में किस तरीके से गुलाबी पौधे प्राप्त हुए। ठीक, अभी मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। अब इसका रेखा चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? नीचे लाएंगे और इधर के पहले से मिला देंगे। मिला दिया? ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे यहाँ पर और इधर के दूसरे से मिला देंगे। ठीक, इसे दूसरे वाले को नीचे लाएंगे, इसे भी पहले से मिला देंगे। अब इसको नीचे ले जाएंगे और इससे मिला देंगे। अब जरा ये देखिए कि ये यहाँ से कहाँ कहाँ ब्रांच गई है। एक इसकी शाखा या एक इसकी लाइन यहाँ गई है, एक यहाँ गई है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर है। यहाँ भी देखिए एक कैपिटल आर पर और एक स्मॉल आर पर। यहाँ भी एक कैपिटल आर पर और एक स्मॉल आर पर। आप जरा ये बताइए, लाल पुष्प वाला पौधा, सफ़ेद पुष्प वाला पौधा तो हमारे जनक पौधे हैं, पेरेंटल पीढ़ी है। और इनसे उत्पन्न जो पहली पीढ़ी है, यानी ये संतानें हैं, ये ऑफ स्प्रिंग हैं, ये बताइए कौन सी पीढ़ी की मानी जाएंगी? तो आपका जवाब आएगा सर F1 पीढ़ी की, यानी फर्स्ट जनरेशन की। तो जो फर्स्ट जनरेशन की सारी संतानें हैं, ये मेंडल के अनुसार कैसी आनी चाहिए थी? मेंडल के अनुसार जब शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षण को मिलाते हैं तो सारे के सारे संकर यानी हाइब्रिड मिलते हैं। यानी मेंडल जी के अनुसार ये सारे के सारे कैसे कलर के पौधे होने चाहिए थे? संकर और लाल। यानी संकर मीन्स हाइब्रिड, और लाल कलर इसलिए क्योंकि लाल वाला प्रभावी है और सफ़ेद वाला अप्रभावी है। तो मेंडल के अनुसार ये सारे पौधे हमको लाल कलर के प्राप्त होने चाहिए थे, जो कि प्योर ना होकर के हाइब्रिड यानी संकर होते। लेकिन इस पौधे में जब कार्ल कोरेंस ने देखा तो इस नियम में जितने पौधे मिले, ये सारे के सारे पौधे ना सफ़ेद रंग के थे और ना लाल रंग के इनमें पुष्प थे, बल्कि सारे पुष्प कैसे कलर के थे? गुलाबी रंग के। क्यों? क्योंकि लाल वाला प्रभावी रंग था और सफ़ेद वाला अप्रभावी था। यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिलकर के बीच की अवस्था, ना प्रभावी ही रहा ना अप्रभावी ही रहा, दोनों से मिलकर के बीच की अवस्था आ गई, यानी गुलाबी रंग के सारे पौधे मिल गए। तो देखिए, जबकि मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए? सारे पौधे संकर लाल होते। अगर सारे पौधे संकर लाल मिल जाते, यानी रेड हाइब्रिड मिल जाते, तो हम इसे पूर्ण प्रभाविता कहते। लेकिन यहाँ गुलाबी रंग के प्राप्त हो गए, यानी प्रभाविता थोड़ी थोड़ी सी लागू हुई और थोड़ी थोड़ी लागू नहीं हुई। इसी को हमने अपूर्ण प्रभाविता का नियम कह दिया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक बात आपको और बताएंगे। ये जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त सारी की सारी संतानें कैसी हैं? पिंक यानी गुलाबी कलर वाली। अब इन गुलाबी कलर की संतानों को लेकर के कार्ल कोरेंस ने दूसरी पीढ़ी को भी देखा कि आखिर दूसरी पीढ़ी में क्या होगा। तो दूसरी पीढ़ी में जब इन्होंने देखा तो जितने गुलाबी गुलाबी रंग के पौधे थे, यानी ऐसे पौधे जिनके पुष्प गुलाबी रंग के थे, इन पौधों को यानी पहली पीढ़ी में प्राप्त सारी संकर संतानों को लिया और लेकर के इन पौधों का स्वपरागण कराया। तो जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें युग्मक पृथक हो गए, यानी शुद्ध लाल वाला एक पौधा मिला, गुलाबी वाले दो पौधे मिले और एक मिला शुद्ध सफ़ेद रंग का पौधा। यानी रंग का पौधा का मतलब शुद्ध सफ़ेद रंग के पुष्प का पौधा। बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसका स्वपरागण करा करके आपको
और दिखाई दे रहा हूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। ठीक, तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे हमको प्राप्त हुए वो कैसे पुष्प वाले थे? गुलाबी रंग के पुष्प वाले। अब उन पौधों को हमने लिया, यानी एक गुलाबी पुष्प का पौधा इधर ले लिया और एक गुलाबी पुष्प का पौधा इधर ले लिया, इनका क्या कराने लगे? स्वपरागण। तो इस पौधे के यहाँ पर दोनों जीन हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसे भी अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, अब ये यहाँ पर जो पेरेंट का काम कर रहे हैं वो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतानें हैं, और अब मैं इनका रेखा चित्र बना रहा हूँ। नीचे जाएगा, किससे मिलेगा? उधर के पहले नंबर से। नीचे जाएगा, किससे मिलेगा? उधर के दूसरे नंबर से। ये नीचे आएगा इधर के पहले नंबर से, ये नीचे जाएगा इधर के दूसरे नंबर से। क्या मिलेगा? एक ब्रांच कैपिटल आर, दूसरी ब्रांच कैपिटल आर। ये पौधा कैसा हो गया बताइए? ये पौधा हुआ शुद्ध और लाल। शुद्ध इसलिए क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों कैपिटल हैं, या दोनों स्मॉल होते हैं तब भी शुद्ध होता है। लेकिन लाल इसलिए क्योंकि कैपिटल से लिखा है तो प्रभावी रंग है, प्रभावी रंग लाल ही होता है। अब यहाँ देखिए, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, लेकिन मैंने कहा जब प्रभावी अप्रभावी दोनों किसी क्रम में आए, हमेशा प्रभावी का कब लिखा जाएगा? पहले नंबर पर, और अप्रभावी बाद के नंबर पर। यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ देखिए स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये जितनी संतानें मिली, ये चार की चारों संतानें, ये हमारी कौन सी पीढ़ी की हो गई भैया? F2 पीढ़ी की। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता जो थे, यानी ये प्रथम पीढ़ी की संतानें थे, और इनसे कौन बन गए? द्वितीय पीढ़ी। तो ये तो मिला हमको शुद्ध लाल। अगर मैं पूछूं ये कैसे हैं, तो मेंडल के अनुसार कैसे मिले थे? जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो होता है, तो मेंडल के हिसाब से इनका नाम होता शंकर लाल। क्योंकि शंकर इसलिए क्योंकि हाइब्रिड है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसे हम हाइब्रिड कहेंगे। और रेड इसलिए क्योंकि रेड वाला वाइट के ऊपर कैसा होता है? प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब ये हमारे शंकर लाल होने चाहिए थे मेंडल के हिसाब से, लेकिन गुलाबांस के पौधे पर जब किया गया तो ये शंकर लाल मिले या गुलाबी? तो आंसर आएगा भाई गुलाबी। यानी ये पौधा कैसा था? गुलाबी पुष्प वाला। ये भी कैसा था? गुलाबी पुष्प वाला। तो देख रहे हो। और ये कैसा मिला? शुद्ध सफ़ेद। शुद्ध क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे, या तो दोनों स्मॉल हो या दोनों कैपिटल हो, तो शुद्ध कहते हैं। तो ये भी शुद्ध है क्योंकि दोनों स्मॉल हैं, ये भी शुद्ध है क्योंकि दोनों कैपिटल हैं। और जो एक बड़ा एक छोटा, यानी एक कैपिटल एक स्मॉल हो, उसे हम लोग अशुद्ध तो नहीं कहते, लेकिन संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग होता है। तो यहाँ जो हाइब्रिड पौधे मिले वो सफ़ेद और लाल मिलकर के आपको हाइब्रिड रेड मिले या गुलाबी मिले, तो आंसर आएगा गुलाबी। अब यहाँ जो F2 पीढ़ी में संतानें मिली, जिस तरीके से हमने मेंडल के नियम में, द्वितीय नियम में 2 पीढ़ियों तक पढ़ा था, तो हमने फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात देखा था। तो वहाँ फिनोटाइप अनुपात बेटा 3:1 मिला था, और जीनोटाइप अनुपात कितना मिला था? 1:2:1 मिला था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो देखना जरा, फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात मेंडल के फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात से यहाँ डिफर कर गई, यानी उससे थोड़ा भिन्न हो गई। कैसे? जरा देखना, यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा? मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, फिनोटाइप अनुपात। जरा देखना भैया, फिनोटाइप अनुपात का मतलब ऐसा अनुपात जो हमें, फिनोटाइप मीन्स जो हमें आंख से दिखाई देता है। तो देखना जरा, शुद्ध लाल रंग भी हमें आंख से दिखाई देगा और गुलाबी रंग भी हमें आंख से दिखाई देगा। यानी
हमको फिनोटाइप में कितने तरीके के, कितने कलर के पौधे आंख से दिखाई दे जाएंगे? 3 कलर के, एक शुद्ध लाल और 2 गुलाबी और एक शुद्ध सफ़ेद। तो यहाँ पर हमारा फिनोटाइप अनुपात कितना आ गया? 1:2:1। जबकि मेंडल के नियम में, मेंडल ने जो पृथक्करण का नियम दिया था, यानी लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया था, या जिसको कहें युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, तो बताइए पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम एक ही नियम के नाम थे, तो उसमें फिनोटाइप अनुपात कितना आ रहा था? 3:1। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें 3 पौधे लाल रंग के दिखाई दे रहे थे, लाल पुष्प वाले दिखाई दे रहे थे, जबकि यहाँ एक लाल दिखाई दे रहा है, 2 गुलाबी दिखाई दे रहे हैं और एक सफ़ेद। और वहाँ पर जीनोटाइप अनुपात कितना आ रहा था? मेंडल के नियम में जीनोटाइप अनुपात कितना था? तो आप कहोगे जीनोटाइप वाला ऐसा था सर, एक था शुद्ध लाल और 2 थे शंकर लाल और एक था शुद्ध सफ़ेद था। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जीनोटाइप अनुपात, तो यहाँ हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात समान रह रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें आँख से नज़र आ रही है, तो देखो लाल वाला अलग कलर का दिखाई देगा तो 1 हो गया, 2 गुलाबी दिखाई दिए तो अनुपात 2 लिख दिया, और एक सफ़ेद दिखाई दिया तो ये हो गया। और जीन के हिसाब से देखो, दोनों कैपिटल वाला 1, एक कैपिटल एक स्मॉल वाले 2 और दोनों स्मॉल वाला 1, यानी हमको यहाँ अपूर्ण प्रभाविता के नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात समान मिल रहा है। जो फिनोटाइप है वही जीनोटाइप, जबकि मेंडल के नियम में पृथक्करण का जो नियम था, वहाँ फिनोटाइप अनुपात 3:1 आ रहा था और जीनोटाइप 1:2:1 आ रहा था। ये हमारा थोड़ा थोड़ा उससे मैच कर रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको अब जाकर के पूरी बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। एक बात मुझे और बतानी है, गुलाबांस पर तो प्रयोग किया ही था, लेकिन इस अपूर्ण प्रभाविता को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर पूछा जाए तो आप इसके लिए उदाहरण बताना स्वान पुष्प। स्वान पुष्प यानी स्वान पुष्प नाम का एक ऐसा पुष्प है जो अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी बहुत अच्छा उदाहरण है, और इसे इंग्लिश में स्नैपड्रैगन कहा जाता है। स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन या स्वान पुष्प जो है वो अपूर्ण प्रभाविता को समझाने का या समझने का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, थैंक यू।